वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS-1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स को पढ़ेंगे। तो इसमें हमारी बेसिकली 7 पॉइंट्स होंगे। पहले हम कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे, फिर क्या हमें स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम को एक सिंगल स्टेटमेंट में भी बना सकते हैं और 2 सेपरेट स्टेटमेंट्स भी बना सकते हैं, उस पर बातचीत करेंगे। फिर वो कौन से आइटम हैं जो मेन स्टेटमेंट के अंदर प्रेजेंट करना लाजमी है, वो कौन से आइटम हैं जो हम स्टेटमेंट में भी प्रेजेंट कर सकते हैं और अल्टरनेटिवली नोट्स में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर एक्सपेंसेस की जो डिटेल है, ये एनालिसिस है, वो दो तरीके से अलाउड है स्टैंडर्ड में। बाय फंक्शन भी अलाउड है और बाय नेचर भी अलाउड है। जो पाकिस्तानी लॉ है उसमें बाय फंक्शन रिक्वायर्ड है, तो पाकिस्तान में इस वजह से हम जो है वो बाय फंक्शन ही बना रहे होते हैं। फिर मटेरियल आइटम्स जिनको सेपरेटली डिस्क्लोज करना जो है वो मुनासिब हो सकता है इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस, उनकी एक सिंपल सी एग्जांपल्स की लिस्ट डिस्कस करेंगे। और फिर हम फॉर्मेट देखेंगे। IS-1 के मुताबिक अगर हम एक स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम बनाते हैं तो उसका फॉर्मेट टिपिकली कैसा होगा। एक जर्नल फॉर्मेट देखेंगे, मतलब ये कंपलसरी फॉर्मेट नहीं है, लेकिन एक कह लें कि रिकमेंडेड फॉर्मेट के तौर पर यूज किया जा सकता है। तो स्टेप वाइज इन 7 पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन जो हमारे पास है वो है प्रॉफिट और लॉस की, कि इट इज टोटल ऑफ इनकम लेस एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग द कंपोनेंट ऑफ अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। तो रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, एडमिन, सेलिंग, फाइनेंस कॉस्ट, ये सब निकालकर जो हमारे पास फिगर आती है उसे प्रॉफिट और लॉस कहते हैं। तो रेवेन्यू से लेकर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक जो हम आइटम्स लिख रहे होते हैं वो प्रॉफिट और लॉस कहलाते हैं। इसके बाद जो पोर्शन आता है उसे कहते हैं अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। इसमें वो आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस होते हैं, रिक्लासिफिकेशन, एडजस्टमेंट समेत, जिन्हें हम प्रॉफिट और लॉस में रिकग्नाइज नहीं करते एज रिक्वायर्ड और परमिटेड बाय अदर IFRS। फॉर एग्जाम्पल, हम गेन या लॉस ऑन रिवेलेशन IAS 16 के मुताबिक वो अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में रिक्वायर्ड है कि वहां प्रेजेंट होना है। इसी तरह गेन और लॉस ऑन सच इन्वेस्टमेंट विच आर क्लासिफाइड एज फेयर वैल्यू थ्रू अदर कंप्रिहेंसिव इनकम, तो उनको भी अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में शो करते हैं। फिर इन दो चीजों का, प्रॉफिट और लॉस और अदर कंप्रिहेंसिव इनकम का जो कॉम्बिनेशन है वो कहलाता है टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम। और ये वो चेंज इन इक्विटी होता है ड्यूरिंग द पीरियड जिसे हम कहते हैं रिजल्टिंग फॉर ट्रांजैक्शन एंड अदर इवेंट्स। अदर देन दोज चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रांजैक्शन विद ऑनर्स इन देयर कैपेसिटी एज ऑनर्स। तो बेसिकली देखें, ऑनर्स के साथ दो ट्रांजैक्शंस तो एज ऑनर्स जो हो रही होती हैं वो हैं डिविडेंड की और इशू ऑफ शेयर्स की। उसके अलावा जो चेंज इक्विटी में आ रहा होता है वो टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम की वजह से ही आ रहा होता है। तो ये बेसिकली प्रॉफिट और लॉस और अदर कंप्रिहेंसिव इनकम का एग्रीगेट होता है। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम जो है वो सिंगल स्टेटमेंट भी बनाई जा सकती है और इसको दो स्टेटमेंट्स में हम स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो जब एक सिंगल स्टेटमेंट बनाई जाती है तो उसके अंदर दो सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन को हम प्रॉफिट और लॉस कहते हैं, इसको पहले प्रेजेंट करना होता है, उसके बाद में अदर कंप्रिहेंसिव इनकम का सेक्शन बनता है। दोनों को टोटल करके एंड में टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम निकाल देते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम टू स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जिसमें हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस पहले बनाते हैं और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम उसके बाद बनाते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में जब स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम बनती है तो उसमें पहली फिगर हम ले लेते हैं प्रॉफिट और लॉस की, और उसमें फिर अदर कंप्रिहेंसिव इनकम वाला सेक्शन ऐड कर देते हैं। तो एक लाइन में सिर्फ प्रॉफिट शो करते हैं, उसके अंदर बाकी अदर कंप्रिहेंसिव इनकम वाला सेक्शन बनाकर टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम कैलकुलेट कर देते हैं। रिक्वायरमेंट ये है कि एक एंटिटी को तमाम आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंस जो है वो प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड करने चाहिए, अनलेस के IFRS रिक्वायर या परमिट कर रहे हो अदरवाइज। फॉर एग्जांपल, I16 में जो गेन और रिवैल्यूएशन है वो IAS 16 ये रिक्वायर करता है कि उसको अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में शो किया जाए, इसलिए उस इनकम को हम प्रॉफिट और लॉस में शो नहीं करते। तो नॉर्मल रूल है प्रॉफिट और लॉस, लेकिन जहां पे कोई एक्सेप्शन है तो उसके मुताबिक अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में भी रिकॉर्ड हो सकता है। जो आइटम हम अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में प्रेजेंट करते हैं उनको दो तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। एक तरीकेकार तो ये है कि आप हर आइटम को नेट ऑफ रिलेटेड टैक्स इफेक्ट यानी गेन ऑन रिवैल्यूएशन में से उसका टैक्स निकाल दें, जो गेन ऑन इन्वेस्टमेंट है उसमें से उसका टैक्स निकाल दें, हर आइटम में से उसका टैक्स निकाल कर नेट शो कर दें। एक तरीकाकार ये है। दूसरा ये है कि हर आइटम ग्रॉस शो करें
और रिलेटेड टैक्स इफेक्ट जो हैं वो सारे अदर कंप्रिहेंसिव इनकम के मिलाकर एक लाइन के अंदर शो कर दें, ऐसा भी कर सकते हैं। फिर वो चीज़ें जो हमें स्टेटमेंट में प्रेजेंट करनी है वो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं कि आपको तीन चीज़ें सिंपली प्रेजेंट करनी होती हैं अपनी स्टेटमेंट में, जो कि लाजमी है। आपने प्रॉफिट और लॉस बताना है, टोटल ऑफ अदर कंप्रिहेंसिव इनकम बताना है, और फिर टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम बतानी है जो कि सिंपली टोटल है ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। फिर वो चीज़ें जो हम प्रेजेंट कर सकते हैं स्टेटमेंट में भी, और अल्टरनेटिवली हम नोट्स के अंदर भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसमें हमने रेवेन्यू की डिटेल बतानी है। अब रेवेन्यू की जब डिटेल बताई जाती है तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन मेन आपको जो फोकस करना है वो ये कि इंटरेस्ट रेवेन्यू और अदर रेवेन्यू सेपरेट शो होने चाहिए, फाइनेंस कॉस्ट को अलग बताना चाहिए और टैक्स एक्सपेंस को अलग बताना चाहिए। अगर एक एंटिटी समझती है कि यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए एडिशनल लाइन आइटम्स को भी शामिल किया जाए तो वो बिल्कुल इसको शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये IS1 की रिक्वायरमेंट नहीं है, मेन रिक्वायरमेंट नहीं है। शामिल कर सकते हैं, मोस्टली हम नोटिस करते हैं कि हम शामिल करते हैं, जैसे हम एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ सेल्स, अदर इनकम, टैक्स, तो जहां पर रिक्वायरमेंट भी है, लेकिन यानी अदर इनकम, एडमिन एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये आइटम हम एडिशनली भी प्रेजेंट कर रहे होते हैं ताकि यूजर्स को बेहतर अंडरस्टैंडिंग प्रॉफिट और लॉस की मिले। एनालिसिस ऑफ एक्सपेंसेस जो है उस पर पहली बात तो ये है कि एक्सपेंसेस की जो डिटेल है वो एनालाइज करने की ज़रूरत होती है, वो एनालाइज तो होने चाहिए, लेकिन इसको कैसे एनालाइज होना चाहिए इसके लिए दो मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। एक है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ द एक्सपेंस और दूसरा है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्सपेंस। अब IS1 जो है वो तो ये रिक्वायरमेंट कहता है कि आपको वो मेथड चूज करना चाहिए जो मोर रेलिवेंट और रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। लेकिन अगर हम कंपनीज एक्ट की बात करें तो पाकिस्तान में जो हमारा कंपनीज एक्ट है वो उसका 4th एंड 5th शेड्यूल की ये रिक्वायरमेंट है कि हमने क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन करनी है। और IS1 ये इनकरेज करता है कि जो भी एनालिसिस आप एक्सपेंसेस का करें बेहतर होगा कि उसे स्टेटमेंट के फेस पर शो करें, यानी उसको आप रिफ्लेक्ट करें मेन स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है, रादर देन कि उसको नोट्स टू द अकाउंट्स के अंदर आप शो कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा प्रेजेंटेशन ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगती है। अब हम इन दोनों जो एनालिसिस हैं एक्सपेंसेस के बाय फंक्शन एंड बाय नेचर, इनके ऊपर बात करते हैं। तो एक्सपेंसेस को जब फंक्शन के हिसाब से एनालिसिस किया जाता है तो उसमें फिर हमारी जो कैटेगरीज होती हैं दैट आर कॉस्ट ऑफ सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, इस मेथड को समटाइम्स कॉस्ट ऑफ सेल्स मेथड भी कहा जाता है। तो IS1 ये रिक्वायर करता है कि जब भी एनालिसिस बाय फंक्शन मेथड यूज हो तो एडिशनल इंफॉर्मेशन नोट्स के अंदर डिस्क्लोज करनी चाहिए कि एंटिटी का डेप्रिसिएशन और अमॉर्टाइजेशन एक्सपेंस अलग से बताया जाए और इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बताया जाए, यानी सैलरीज वगैरह का जो स्टाफ कॉस्ट वगैरह है उसको बताया जाए। तो इस पे अगर हम एक ब्रीफ सा फॉर्मेट बनाएं तो ये कुछ ऐसा फॉर्मेट बनेगा, देखें, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट आया, अदर इनकम ऐड की, डिस्ट्रीब्यूशन एडमिन अदर एक्सपेंसेस लेस किए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। ऑब्वियसली इसके बाद आपने टैक्स को लेस करना है और फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। तो ये फॉर्मेट कुछ इस स्टाइल का हम यूज कर सकते हैं। देन है जी एनालिसिस ऑफ एक्सपेंस बाय नेचर। तो जब भी एक्सपेंस नेचर के हिसाब से होगा तो उसकी कैटेगरीज डिपेंड करती हैं कि टाइप ऑफ बिजनेस क्या है, बिजनेस किस तरह का चल रहा है, उस हिसाब से अलग करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जो एक्सपेंसेस हैं वो प्रोबेबली क्लासिफाई 3 कैटेगरीज में होंगे। एक तो रॉ मटेरियल जो कंज्यूम करते हैं आप, जो स्टाफ की सैलरीज कॉस्ट वगैरह लगती हैं आपकी, इंप्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, और डेप्रिसिएशन अमॉर्टाइजेशन वगैरह। इसमें फर्दर 3 रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि ऐसे आइटम ऑफ एक्सपेंस जो कि इमटेरियल होते हैं उनको फिर अदर एक्सपेंस का नाम दे दिया जाता है, यानी आपने हर एक्सपेंस को प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, हर चीज अलग अलग शो करने की जरूरत नहीं है। जो उसमें से इमटेरियल हैं उनको आप फिर अदर एक्सपेंसेस में एग्रीगेट कर सकते हैं। एडजस्टमेंट जाहिर बात है आपको करनी पड़ेगी इंक्रीज इन डिक्रीज इन इन्वेंट्री की, जो फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोसेस में हुई है उसके बगैर, वरना प्रॉफिट नहीं निकल सकेगा। नॉन मैन्युफैक्चरिंग जो एंटिटीज हैं वो जाहिर बात है कि ये वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल कंज्यूम टाइप की
हेडिंग्स यूज़ नहीं करेंगी, उनकी जो सर्विसेज देने के अंदर जो कॉस्ट लगती है वो अकॉर्डिंगली उसको शो करेंगी। तो इस तरह का फॉर्मेट इसका बन जाएगा कि रेवेन्यू और अदर इनकम को हम कंबाइन कर लेते हैं और फिर जो डिफरेंट एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। जैसे फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोसेस जितना यूज़ हुआ, वो रॉ मटेरियल जितना कंज्यूम हुआ वो एक्सपेंस बना दिया, स्टाफ कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस को एक्सपेंस बनाया, तो हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस आ गए। रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस आपके पास प्रॉफिट की फिगर आ जाएगी। नेक्स्ट, ऐसे मटेरियल आइटम जो कि मटेरियल आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस होते हैं और एक एंटिटी को उन्हें डिस्क्लोज करना चाहिए, उनकी नेचर और अमाउंट, और इनको सेपरेट डिस्क्लोज करना चाहिए। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आप जो ये इनका डिस्क्लोजर है वो मेन फेस पर ही दें, आप इनका डिस्क्लोजर नोट्स में भी दे सकते हैं, लेकिन सेपरेट डिस्क्लोजर जरूरी है यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए। और ये जो है हमारे पास तकरीबन 8 आइटम्स हैं जो एग्जाम्पल के तौर पे हम डिस्कस करें, इसके अलावा भी हो सकते हैं। जैसे आप इन्वेंट्री का जब राइट डाउन करते हैं और रिवर्सल ऑफ राइट डाउन अगर होता है, अब ये मामूली सी छोटी अमाउंट हो तो ऑब्वियसली मटेरियल नहीं है, उसे सेपरेट डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं होगा। अगर अमाउंट ह्यूज है तो ऑब्वियसली आप उसको कर दें। इसी तरह इम्पेयरमेंट या उसका रिवर्सल, या IAS 37 के अंदर जो हम प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग क्रिएट करते हैं, या मेजर कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का डिस्पोजल हो जाता है, इन्वेस्टमेंट का डिस्पोजल हो जाता है, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन अंडर IFRS 5 आ जाते हैं, कोई लिटिगेशन की सेटलमेंट हो जाती है, केस कोर्ट का चल रहा था तो वो IAS 37 के मुताबिक, या अदर रिवर्सल ऑफ प्रोविजंस वगैरह आ जाती हैं, तो वो हमारी कवर होंगी कि इस पॉइंट के अंदर कि उनको वो मटेरियल हो अगर ये चीजें तो उनको सेपरेट डिस्क्लोज करना चाहिए, नेचर भी और अमाउंट भी। फॉर्मेट वाइज बात करें तो अगर सिंगल स्टेटमेंट हम बनाते हैं तो वो हमारी कुछ ऐसी होगी ओवरऑल टोटल मिलाकर। इसमें अगर हम जो है वो कहते हैं कि जी हम दो सेपरेट स्टेटमेंट बनाते हैं, तो हमारी पहली स्टेटमेंट रेवेन्यू से लेके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक होगी, और जो दूसरी स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम बनेगी वो हमारी बनेगी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसके अंदर अदर कंप्रिहेंसिव इनकम ऐड करेंगे और इस तरीके से हमारे पास टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम आ जाएगी। तो ये एक जनरल फॉर्मेट है, इसको ध्यान में रखें। इसी तरीके का फॉर्मेट कोशिश करें कि आप जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वहां पर भी बना लें एज क्लोज एज पॉसिबल। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम पास्ट एग्जाम का एक क्वेश्चन कर रहे हैं स्प्रिंग 2017 की अटेम्प्ट से। क्वेश्चन का टाइटल है हादी लिमिटेड, 26 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और इसके अंदर मेन फोकस जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के टॉपिक पर और IAS 12 इनकम टैक्सेस पर है। तो क्वेश्चन स्टार्ट यहाँ से होता है कि द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस परटेन्स टू हादी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। तो हमारे पास ट्रायल बैलेंस अवेलेबल है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस के बाद कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल हैं, और एंड में रिक्वायरमेंट ये है कि प्रिपेयर करनी है स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 इन अकॉर्डिंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ IFRS, और कंप्यूट करना है करंट एंड डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016, जो कि 15 मार्क्स का है। तो ऑब्वियसली इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर टैक्स की बहुत ज़्यादा इंप्लीकेशन होंगी और एप्लीकेबल टैक्स रेट भी गिवन है 30%। सो ब्रीफली अब क्वेश्चन को इन दो रिक्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले जब हम ट्रायल बैलेंस को देखेंगे तो उसमें हमारे पास जो आइटम्स आ रहे हैं एक नज़र उन पे डाल लेते हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट पर गिवन है और इसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सेपरेट गिवन। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, स्टॉक इन ट्रेड, कैश एट बैंक, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये हमारे प्रॉफिट और लॉस के आइटम्स हैं। एडमिन एक्सपेंसेस, ट्रेड पे, अच्छा उसके बाद ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने पहले ही कनेक्ट कर ली है। ट्रेड पेबल्स हैं, 10% लॉन्ग टर्म लोन है। प्रोविजन फॉर वारंटी है जो कि लाइबिलिटीज में शो होगी। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है जो कि हमें रिसीवेबल के साथ कनेक्ट करके देखनी चाहिए। फिर डेफर टैक्स लाइबिलिटी है और सेल्स है। सो अगर आप स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम से रिलेटेड आइटम्स देखें तो वो सिर्फ 3 आइटम हैं इस ट्रायल बैलेंस में, कॉस्ट ऑफ सेल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेल्स के।
बाकी भी आइटम जो हैं वो ऑब्वियसली रेलिवेंट हो सकते हैं, लाइक अगर हमें डेप्रिसिएशन या इम्पेयरमेंट वगैरह कैलकुलेट करनी होगी या करंट और डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन के लिए कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस चाहिए होगी, तो वो उस कैलकुलेशन में हमारे यूज़ होंगे। तो फर्दर इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है कि वाइल फाइनलाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एचएल फ्रॉम द अबव ट्रायल बैलेंस द फॉलोइंग इश्यूज हैव बीन नोटेड। अब इश्यूज क्या हैं? पहला इशू ये है कि जी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुई, no depreciation has been charged in the current year, depreciation is provided at 10% straight line method। दूसरा एक मशीन की परचेज के बारे में, यानी इसका ताल्लुक भी प्लांट एंड मशीनरी से है। फिर थर्ड है टैक्सेशन अथॉरिटीज इनिशियल एंड नॉर्मल डेप्रिसिएशन। तो वंस अगेन ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये डेप्रिसिएशन से रिलेटेड हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में डाउटफुल डेट्स की बात हो रही है। फिफ्थ पॉइंट में एक लॉन्ग टर्म लोन है टू फाइनेंस द कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जो ट्रायल में सबसे पहला आइटम है, और इसमें बोरिंग कॉस्ट का जिक्र भी आ रहा है। तो ये सेपरेट इश्यूज हैं। फिर एच एल सेल गुड्स विद अ 1 ईयर वारंटी, तो वारंटी से रिलेटेड इश्यूज हैं। और एस्टिमेटेड ये है कि वारंटी एक्सपेंसेस 3% ऑफ एनुअल सेल्स होंगे, एक्चुअल पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर अगेंस्ट वारंटी क्लेम्स वगैरह गिवन है। फिर सेवन्थ पॉइंट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस है। और एंड तक रिकवरेबल अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर तक भी बात हो रही है। तो इसका मतलब है कि इम्पेयरमेंट को भी कंसीडर करना पड़ सकता है। और फिर टैक्स रेट दिया हुआ है। तो ये एक जर्नल हमने बिल्कुल ब्रीफ डिस्कशन की इस क्वेश्चन की, जिसमें देखा कि इस क्वेश्चन में क्या क्या है। तो अगर हम डिस्कस करें कि हमें इस क्वेश्चन की जो 2 रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए क्या अप्रोच फॉलो करनी चाहिए, तो वो अप्रोच बेसिकली ये है कि एक तो हम स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम का फॉर्मेट बना लेंगे। फिर काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो एडजस्टमेंट्स की हैं, जैसे डेप्रिसिएशन का जिक्र है या बैड एंड डाउटफुल डेट्स का जिक्र है, वारंटी का इशू है, डेवलपमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इशू है। तो जैसे डेप्रिसिएशन वगैरह है तो ये एडमिन एक्सपेंस और कॉस्ट ऑफ सेल्स दोनों को अफेक्ट कर सकती है। वारंटी, बैड एंड डाउटफुल डेट्स और जो रिसर्च डेवलपमेंट है ये एडमिन एक्सपेंसेस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो एडमिन एक्सपेंसेस में काफ़ी एडजस्टमेंट्स का चांस है, तो उसको देख लेंगे। उसके बाद हमें करंट और डेफर टैक्स एक्सपेंस जो है वो फाइंड आउट करना है पार्ट बी की रिक्वायरमेंट में। अब हमारा तरीकाकार ज़्यादा एफिशिएंट ये रहेगा कि अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए पार्ट ए और बी साथ के साथ सॉल्व करते जाएं। तो पार्ट बी के अंदर जो हमें करंट एंड डेफर टैक्स एक्सपेंस चाहिए उसके लिए हम 2 वर्किंग्स बना लेंगे, एक करंट टैक्स की और एक डेफर टैक्स की। जो जो रेलिवेंट आइटम आता जाएगा उसको वहाँ पे इनकॉर्पोरेट करते जाएंगे, और फिर क्वेश्चन के डाटा के हिसाब से जहाँ हमें किसी एक्स्ट्रा वर्किंग की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको भी बनाते जाएंगे। तो इसके सोल्यूशन को डेवलप करने की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट ए का आंसर डेवलप करते हैं। तो हम आंसर लिखेंगे, एंटिटी का नाम है हादी लिमिटेड, हम स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। तो फिगर्स जिस तरह से ट्रायल में रुपीज़ इन थाउजेंड में वैसे ही हमने यूज़ की। अब टिपिकली एक फॉर्मेट बनाते हैं, तो हमें सेल्स लिखनी है, उसमें से हम कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। फिर एडमिन एक्सपेंसेस दिए हुए सिर्फ, कोई सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइनेंस कॉस्ट वगैरह नहीं जो है उसका जिक्र नहीं है। तो फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। देन टैक्स की फिगर है जो कि हम पार्ट बी में डिटरमिन कर रहे होंगे बेसिकली, और हमारे पास फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। तो ये हमारा एक इम्पैक्ट होगा। फिर अदर कंप्रिहेंसिव इनकम अगर कोई हुई एसेट से रिलेटेड तो उसको देखेंगे, और फिर हमारे पास टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर इसको हम बॉर्डर्स भी लगा लेते हैं ताकि हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तो उसमें से एडमिन एक्सपेंसेस हम लेस करेंगे, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स लेस करेंगे तो प्रॉफिट फॉर द ईयर, और अदर कंप्रिहेंसिव इनकम का इम्पैक्ट ऐड या लेस करने के बाद हमारे पास टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम आ जाएगी। तो ये हमारी जो जर्नल इम्पैक्ट्स हैं वो इनकॉर्पोरेट होंगे। और अब पार्ट बी की तरफ चलते हैं। तो पार्ट बी में हम सिंपली लिख देते हैं कि जी हम पार्ट बी का आंसर डेवलप कर रहे हैं, हमें टैक्स एक्सपेंस की फिगर चाहिए, और उसमें ऑब्वियसली हमारे पास एक करंट टैक्स और एक डेफर्ड टैक्स। तो हम 2 वर्किंग्स डेवलप कर लेंगे, और वर्किंग 1 एंड 2, और इन दोनों फिगर्स का जब हमारे पास टोटल आ जाएगा
तो उसे मेंशन कर लेंगे, वो हमारा फिर पार्ट बी का आंसर भी बन जाएगा और पार्ट ए के अंदर भी वो टैक्स की फिगर के तौर पर यूज़ होगा। तो हमें बेसिकली एक वर्किंग जो बनानी है वो करंट टैक्स की है, और इसको हम शुरू करेंगे अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, और इसी में फर्दर इम्पैक्ट्स आते जाएंगे। एक वर्किंग फिर हमें बनानी है डेफर टैक्स की। अच्छा, डेफर टैक्स की जो वर्किंग बनानी है हमने, उसमें हम कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस और टेम्परेरी डिफरेंस वगैरह मेंशन करेंगे ताकि कैलकुलेशन कर सकें। तो कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, टेम्परेरी डिफरेंस, फिर टैक्सेबल है या डिडक्टेबल है, उस हिसाब से हम उसको लिख रहे होंगे। तो हमने लिखा है कि जो टैक्सेबल होगा वो हम नॉर्मल लिख रहे होंगे, और जो ब्रैकेट्स में नेगेटिव में लिख रहे होंगे वो डिडक्टेबल होगा। तो बेस्ड ऑन दिस हमारी जो डेफर टैक्स लाइबिलिटी या डेफर टैक्स एसेट बनेगा वो हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये दो वर्किंग्स हमारी बन गई, और मज़ीद वर्किंग की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम वो सेपरेट साथ के साथ बनाते जाएंगे। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट सेटल करने के बाद अब हम जो है क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वन बाय वन हर आइटम को देखते हैं, पहले ट्रायल बैलेंस को और उसके बाद वन बाय वन एडजस्टमेंट्स को। सो ट्रायल बैलेंस को अगर हम फोकस करते हैं तो हमारे सामने तीन बेसिक फिगर्स हैं जिनका ताल्लुक प्रॉफिट और लॉस से है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, एडमिन एक्सपेंसेस और सेल्स। तो एडजस्टमेंट्स को पढ़कर हमें आइडिया हो चुका है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में एक दो एडजस्टमेंट का चांस है, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में भी काफ़ी सारी एडजस्टमेंट का चांस है। सेल्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई, सिर्फ सेल्स का ये बताया हुआ है कि वारंटी उसका 3% होती है, तो उस पर वारंटी कैलकुलेट की जा सकती है, लेकिन इट सेल्फ सेल्स की फिगर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो फिगर्स हमारे पास ट्रायल से अवेलेबल हैं स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम के लिए, इनको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। सो सेल्स की फिगर हम लिखेंगे 201407। कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर हम मेंशन कर लेते हैं, और अभी फाइनल के तौर पे नहीं लिखते क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट आएगी। एडमिन एक्सपेंसेस की तरफ काफ़ी सारी एडजस्टमेंट हैं, तो ये अप्रोप्रिएट रहेगा कि उसके लिए एक वर्किंग बना लें। और जो फिगर हमें गिवन है वो हम इनिशियली मेंशन कर देते हैं। तो ये तीन फिगर्स हमने ट्रायल बैलेंस से इनकॉर्पोरेट कर ली। अब जैसे हमने इनिशियली डिस्कस किया था, तो क्वेश्चन की जो फर्स्ट थ्री इंफॉर्मेशन है उनका ताल्लुक डेप्रिसिएशन से और हमारे जो रेलिवेंट एसेट्स हैं उनके साथ है। तो ट्रायल बैलेंस में जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है उसको देखते हैं। एक तो हमारे पास कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, प्लांट एंड मशीनरी है एट कॉस्ट 305,000 की। उसके बाद जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है उसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। तो ये फिगर्स जो हैं वो रेलिवेंट हैं डेप्रिसिएशन और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से। इस पर अगर अब हम एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं तो पहली एडजस्टमेंट ये है कि नो डेप्रिसिएशन हैज़ बीन चार्ज इन द करंट ईयर। तो सिंपली चार्ज कर देंगे, और डेप्रिसिएशन इज़ प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। तो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन एक्सपेक्टेड है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी, एटलीस्ट अकाउंटिंग में 10% स्ट्रेट लाइन ईजी है। सेकेंड पॉइंट, अ मशीन विच वॉज परचेज ऑन 1 जनवरी 2015, यानी लास्ट ईयर के स्टार्ट में, फॉर ₹25 million was traded in on 1 July 2016, यानी करंट ईयर के मिड में 6 मंथ बाद। तो टोटल 1.5 ईयर के बाद, और करंट ईयर में एग्जैक्टली मिड में 6 मंथ के बाद। फॉर अ न्यू एंड मोर सोफिस्टिकेटेड मशीन द डिस्पोजल वाज नॉट रिकॉर्डेड एंड द न्यू मशीन वाज कैपिटलाइज्ड एज ₹15 million, being the net amount paid to supplier. The trade in allowance amounted to ₹20 million. सो बेसिकली इसमें डिस्पोजल गलत रिकॉर्ड हुआ हुआ है। आपको नई मशीन जो है वो 20 + 15 35 की रिकॉर्ड करनी चाहिए थी, और जो पुरानी मशीन है 25 मिलियन की उसका डिस्पोजल रिकॉर्ड करना चाहिए था। तो ये दो गलतियाँ हुई हुई हैं कि एक डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ, और दूसरी बात ये कि जो एडिशन है वो 35 के बजाय जस्ट 15 पे रिकॉर्ड हुआ हुआ है। और इसके ज़ाहिर बात है कि डेप्रिसिएशन के इम्पैक्ट्स भी हमें ज़रा फिर देखने पड़ जाएंगे। अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या है? Taxation authorities allow initial and normal depreciation at 25% and 15% respectively, and using reducing balance method। अब ये इनिशियल डेप्रिसिएशन का मतलब होता है आप एसेट बाय करते हैं तो उसी दिन आपको वो 25% तो मिल जाता है, और फिर सेम ईयर में
आपको 15% मजीद भी मिलने लग जाएगा और नेक्स्ट ईयर में भी 15% मिलेगा। तो फर्स्ट ईयर में तो आपको 25% भी मिलेगा, फिर 15% भी मिलेगा और फिर अगले सालों में जस्ट 15%। नो टैक्स डेप्रिसिएशन इज अलाउड इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। तो अकाउंटिंग में तो हम फॉलो करते हैं भी जिस दिन तक डिस्पोजल हुआ है तब तक की डेप्रिसिएशन चार्ज करें, टैक्स में वो कह रहे हैं कि ये अलाउ नहीं होगा। और टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी एज ऑन 1 जनवरी 2016, जो कि हमारा ईयर का ओपनिंग टाइम है, दैट वाज 153 मिलियन। तो ये ओपनिंग टैक्स बेस है हमारे प्लांट एंड मशीनरी के एसेट्स की। तो इन तीन इंफॉर्मेशन को जहन में रखेंगे और ट्रायल बैलेंस में जो ऊपर हमने फिगर्स नोटिस किए हैं प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में से रिलेटेड इन तीनों में कोई बात नहीं थी। तो बेसिकली प्लांट एंड मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और ये तीन पॉइंट्स, इनको फोकस रखते हुए एक हमें वर्किंग बनानी पड़ेगी जो काफ़ी डिटेल्ड वर्किंग होगी, खासतौर पे अंडरस्टैंडिंग के लिए। हम इसे काफ़ी शॉर्टकट वे में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर वो स्टूडेंट्स के लिए समझने में डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं इस वर्किंग को। तो प्लांट एंड मशीनरी की हम वर्किंग बनाएंगे। अकाउंटिंग के अंदर हम स्ट्रेट लाइन बेसिस पर कैलकुलेशन करेंगे 10% के हिसाब से। टैक्स के अंदर 25% इनिशियल और 15% जो है नॉर्मल डेप्रिसिएशन हमें अलाउड है, तो टैक्स की कैलकुलेशन सेपरेट करेंगे। अब अगर स्टार्ट करते हैं तो अकाउंटिंग में क्योंकि कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दी हुई है, तो हमें कॉस्ट चाहिए, हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए और फिर हमारे पास रिटर्न डाउन वैल्यू आ जाएगी। और किस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे? अब अगर हम ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं 1 जनवरी 2016 की, तो हमें वैल्यू दी हुई है 305,000 और उसमें ड्यूरिंग द ईयर 15,000 का, चाहे इनकरेक्ट, लेकिन 15 जो मिलियन की अमाउंट बताई हुई है रुपीज़ इन थाउजेंड में वो 15,000 हो जाएगा, कि वो अमाउंट शामिल की हुई है प्लांट एंड मशीनरी में। तो अगर उसको निकाल दें, एडिशन जो शामिल किया हुआ उसको निकाल दें, तो हमारे पास ओपनिंग कॉस्ट आ जाएगी। तो 305,000 में से 15,000 निकाल देते हैं, हमारे पास ओपनिंग कॉस्ट आ जाएगी। क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमें दी हुई है विच इज़ 53250, और इसका मतलब है कि हमारे पास रिटर्न डाउन वैल्यू आ जाएगी 236,750। टैक्स की तो टैक्स बेस हमें ओपनिंग डायरेक्ट क्वेश्चन में दी हुई है 153 मिलियन की, वो हम डायरेक्ट मेंशन कर देंगे। अब हम बात करते हैं कि जी एडिशन कितने का रिकॉर्ड होना चाहिए। तो एडिशन सही रिकॉर्ड किया जाता तो 15 जो रिकॉर्ड किया हुआ है और 20 मजीद रिकॉर्ड होना चाहिए था, या इनफैक्ट अगर आप इसको यूं कैलकुलेट करें कि हमें पुरानी जो एसेट है उसकी वैल्यू 20 लगाई गई है, 15 हमें एक्स्ट्रा कैश देना पड़ा, तो हमें जो नया एसेट पड़ा वो कितने का पड़ा? वो 35 का पड़ा। तो 15 + 20 पे 35 पर हमारा एडिशन रिकॉर्ड होगा, अकाउंटिंग में भी और टैक्स में भी। अब मामला आ जाता है डिस्पोजल का। तो डिस्पोजल किस तरीके से रिकॉर्ड करें, इसलिए इसके लिए हमें एक जो है सब वर्किंग करनी पड़ेगी इसकी, जिसमें हम एसेट के डिस्पोजल को रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो अकाउंटिंग के अंदर और वैल्यू होगी डिस्पोजल की, रिटर्न डाउन वैल्यू, और टैक्स में और होगी क्योंकि दोनों के डेप्रिसिएशन के रेट्स डिफरेंट हैं। तो उस पर कैलकुलेशंस ज़रा कर लेते हैं। तो जिस एसेट का डिस्पोजल हुआ है वो 25 मिलियन का लिया था 1 जनवरी 2015 को। तो अकाउंटिंग और टैक्स में ये बात तो सेम होगी। फिर अगर हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो 2015 की जो डेप्रिसिएशन है वो 10% स्ट्रेट लाइन बेसिस पर चार्ज होगी, दैट वुड बी 2500। अच्छा, जब हम टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स में इनिशियल 25% चार्ज होगी जो बनती है 6250, और इस इनिशियल के बाद वैल्यू आ जाएगी 18,750, और फिर इस 18,750 का 15% चार्ज होगी जो कि बनेगी 2812। तो अकाउंटिंग का अगर पर्सपेक्टिव हम देखते हैं तो अकाउंटिंग के हिसाब से इसकी जो वैल्यू है ऑन 1 जनवरी 2016, एक साल गुजरने के बाद, दैट इज़ 22,500। जबकि टैक्स में क्योंकि इनिशियल 25% और फिर 15% रिड्यूसिंग बैलेंस हमें अप्लाई करना पड़ा है, तो हमारी वैल्यू है 15,938। अच्छा, अब 1 जनवरी तो ओपनिंग टाइम है, हमें फर्दर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है क्योंकि डिस्पोजल जो है वो 1 जुलाई को हो रहा है, तो जून तक की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी पड़ेगी। अकाउंटिंग में क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो कॉस्ट के ऊपर ही कैलकुलेट करेंगे 6 मंथ की डेप्रिसिएशन, एंड दैट वुड बी 1250। अच्छा, टैक्स में बताया हुआ है कि डिस्पोजल के ईयर में कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती,
तो दैट वुड बी 0, यानी उसमें तो वो चार्ज नहीं करेंगे चाहे आप जून में डिस्पोज करें या सितंबर में करें। तो हमारे पास अब रिटर्न डाउन वैल्यू आ रही है ऑन डिस्पोजल डेट। अकाउंटिंग के हिसाब से 21250 और टैक्स के हिसाब से 15938। अब अगर हम देखें तो हमारा जो पुराना एसेट है उसकी ट्रेड इन वैल्यू जो लगी है, डिस्पोजल प्रोसीड्स हमें लेनी होती हैं, तो वो ट्रेड इन वैल्यू उन्होंने लगाई है 20 मिलियन, और फिगर इन थाउजेंड में हम बात करेंगे तो 20,000। तो ये तो दोनों के लिए सेम ही पॉइंट है। तो इस बेसिस पर हमारे पास जो गेन या लॉस कैलकुलेट हो सकता है। अब अगर आप अकाउंटिंग की बात करेंगे तो अकाउंटिंग में जो रिटर्न डाउन वैल्यू है वो ज़्यादा है, 21250 है, जबकि डिस्पोजल प्रोसीड 20,000, तो अकाउंटिंग के हिसाब से हमें लॉस हुआ है। जबकि टैक्स के हिसाब से वैल्यू 15938 है और 15938 का ऐसा 20,000 में सेल हुआ है, तो हमारे पास गेन आ जाएगा 4062 का। तो एक तो हमारे पास गेन और लॉस कैलकुलेट हो गया, दूसरा हमारे पास जो अभी हमें वैल्यू चाहिए थी वो थी रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन डिस्पोजल, वो फाइंड आउट हो गई। इसको हम ऊपर मेंशन कर देते हैं। तो हम डिस्पोजल की वैल्यू अकाउंटिंग में मेंशन करेंगे कि इतने से हमारे पास से एसेट चला गया 21250 से, और टैक्स में 15938 से। अब रिटर्न डाउन वैल्यू पर जब आप एक एसेट की मूवमेंट बना रहे होते हैं तो एडिशन और डिस्पोजल के अलावा जो एक चीज़ एसेट को कम करती है वो है उसकी डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पर काफ़ी हमें केयरफुली कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले उस एसेट की बात करते हैं जो डिस्पोज ऑफ किया है डेप्रिसिएशन में, क्योंकि वो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है। तो 25,000 का था उसकी कॉस्ट, स्ट्रेट लाइन मेथड है, 10% के हिसाब से 6 मंथ की डेप्रिसिएशन 1250 बनती है, और टैक्स में तो वो अलाउ ही नहीं करते, तो यहाँ पर वो 0 बनेगी। ये बेसिकली दिस अमाउंट जो हमने यहाँ कैलकुलेट की थी वो ही हमने ऊपर मेंशन की है। तो ये डिस्पोज्ड एसेट के ऊपर तो कैलकुलेट हो गया। अब एडिशंस पर कर लेते हैं कैलकुलेट। तो एडिशंस जो हैं वो हमने जिस तरह भी ये देख रहे हैं 35,000 के हैं। तो एडिशन जो हुआ है वो 1 जुलाई को हुआ है, क्योंकि एक्सचेंज में जब 1 जुलाई को पुराना एसेट गया तो नया एसेट भी उसी दिन पर आया, तो जुलाई टू दिसंबर 6 मंथ बनते हैं। तो 35,000 का 10% के हिसाब से 6 मंथ की डेप्रिसिएशन हमारी बन जाएगी 1750। अच्छा, अब टैक्स में ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, क्योंकि टैक्स में दो रेट्स हैं, इनिशियल 25 और उसके बाद नॉर्मल 15%। तो टैक्स का हिसाब अगर देखते हैं तो 35,000 का पहले तो हम ले लेते हैं इनिशियल 25%, तो वो बनेगा 8750, और फिर 35,000 में से ये 8750 निकाल कर 15% नॉर्मल डेप्रिसिएशन बनेगी 3938। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं एडिशन पर जो टैक्स में डेप्रिसिएशन है वो 12688 बनती है इन दोनों को मिलाकर। अच्छा, अब जब भी हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे होते हैं और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डाटा हो तो बेसिकली उसको 3 स्टेप में किया जाता है, डिस्पोजल की अलग, एडिशन की अलग, और बाकी एसेट्स की अलग। तो डिस्पोजल और एडिशन की हम कर चुके हैं, तो बाकी एसेट्स की करते हैं। तो अदर से यहाँ पे मुराद ये है कि जो ओपनिंग एसेट्स होते हैं हमारे, उनमें से अगर हम माइनस कर दें उन एसेट्स को जिनका डिस्पोजल हो गया है, क्योंकि उसकी तो हम ऑलरेडी डेप्रिसिएशन ले चुके हैं। तो टू स्ट्रेट लाइन मेथड है, कॉस्ट को फोकस करना है। 290,000 में से जो डिस्पोजल हुआ है वो 25,000 का हुआ है, और 10% डेप्रिसिएशन लेनी है, दैट वुड बी 26,500। इसी तरह अगर हम टैक्स में बात करें तो ओपनिंग 153,000 के थे, उसमें से 15938 चले गए, तो अब तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन ही इस पर अप्लाई होगी, क्योंकि इनिशियल तो इन पर मिल चुकी है ऑलरेडी। तो 15% अप्लाई करेंगे, दैट वुड बी 20,559। सो बेस्ड ऑन दिस हम टोटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं अकाउंटिंग की भी, दैट वुड बी 29,500, और टैक्स की भी, दैट वुड बी 33,247। और अब हम जो है रिटर्न डाउन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ईयर एंड पर 31 दिसंबर 2016 पर भी। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसकी तरफ बात करते हैं। तो ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस डिस्पोजल माइनस डेप्रिसिएशन, दैट वुड बी 221,000। इसी तरह टैक्स में ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस डिस्पोजल माइनस डेप्रिसिएशन, एंड दैट वुड बी 138815। तो ये हमारी वर्किंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई। तो क्वेश्चन में जो हमने पॉइंट्स पढ़े थे वो सारे यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं। तो अब इसमें से जो मेन हमारी दो काम की फिगर्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं कि वो क्या होनी चाहिए हमारी।
सो डेप्रिसिएशन एक तो हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स में चार्ज करनी है, और दूसरा ये कि हमने लॉस ऑन डिस्पोजल देखना है, अकाउंटिंग का पर्सपेक्टिव देखें। तो डेप्रिसिएशन जो अकाउंटिंग के लिए हमने कैलकुलेट किया 29500, और लॉस ऑन डिस्पोजल है 1250, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा 29500 और लॉस ऑन डिस्पोजल 1250। तो इन फिगर्स को हमें इनकॉर्पोरेट करना है स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम में भी दो जगह पर, फिर इसके करंट टैक्स और डेफर टैक्स में इम्पैक्ट लेते हैं। तो पहले स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम की तरफ चलते हैं। तो क्योंकि ये प्लांट एंड मशीनरी है तो इसकी डेप्रिसिएशन हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स में चार्ज करनी चाहिए। और जहाँ तक बात है लॉस ऑन डिस्पोजल की, तो उसे हम एडमिन एक्सपेंस का हिस्सा बना देते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्शन करने के लिए तो ज़रूरी नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में नहीं जाना चाहिए। तो इस लॉजिक को यूज़ करते हुए हम वर्किंग 3 की बेस पर 1250 का लॉस एडमिन एक्सपेंसेस में ऐड करते हैं। अब बात करते हैं हम करंट टैक्स की। अच्छा, अभी तक हमारे पास क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट की फिगर तो नहीं है, तो जब आएगी तभी उसको नोट कर सकेंगे। तो ये तो हमारे पास आएगी बेसिकली पार्ट ए से, तो वो भी नहीं है, लेकिन जो भी एडजस्टमेंट्स होनी है वो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि टैक्स अथॉरिटीज़ उसको नहीं मानती, 29500 की। फिर जो टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन बनती है वो लेस कर देंगे, वो अलाउ हो जाएगी हमें। वो वर्किंग 3 में अभी हमने कैलकुलेट की थी 33247। फिर अकाउंटिंग का जो लॉस ऑन डिस्पोजल है वो ऐड बैक हो जाएगा, क्योंकि टैक्स अथॉरिटीज इस लॉस को नहीं मानते। दैट वुड बी 1250। और जो टैक्स के हिसाब से है वो गेन है, तो वो इनकम के अंदर टैक्स प्रॉफिट के अंदर ऐड हो जाएगा 4062। अब बात करते हैं हम तो ये फिगर्स जो थी बेसिकली, अगर आप नोटिस करें तो ये दो फिगर्स यहाँ से हमने ली थी और दो फिगर्स यहाँ से ली थी। अब हमने जब डेफर टैक्स कैलकुलेट करना है तो हमारे पास कैरिंग अमाउंट भी है और टैक्स बेस भी है। तो डेफर टैक्स के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं प्लांट एंड मशीनरी वर्किंग 3 की बेस पर कैरिंग अमाउंट 2 to 1000, टैक्स बेस 138815, और हमारे पास टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस आ जाएगा 82185 का। तो अब क्वेश्चन की फर्स्ट 3 इंफॉर्मेशन कवर हो गई। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो हमारे पास फोर्थ इंफॉर्मेशन है कि एच एल मेंटेन्स अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 6% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल ऑन 1 Feb 2017। अ कस्टमर ओइंग ₹10। अच्छा, ये हमारे ईयर एंड के बाद हो रही है बात, हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर 2016। अ कस्टमर ओइंग ₹10 million एट ईयर एंड वाज डिक्लेयर्ड बैंक करप्ट। और बैंक करप्सी अनलेस के बड़ा क्लियर एविडेंस मौजूद हो तो उसको फिर एडजस्टिंग इवेंट समझा जाता है अंडर IS 10। तो IS 10 के हिसाब से हम इसे एडजस्टिंग इवेंट ट्रीट करेंगे, और ये जो है बैड डेट हमें कंसीडर करना होगा। HL एस्टिमेट दैट 20% ऑफ द अमाउंट वुड बी रिसीव्ड ऑन लिक्विडेशन। इसका मतलब है कि 80% अमाउंट तो नहीं मिलेगी। तो एक वर्किंग डेवलप कर लेते हैं। तो बैड डेट्स का जो हमें राइट ऑफ करना चाहिए वो 10,000 का 20% मिल जाएगा, तो 80% हमारा लॉस हो जाएगा। वो 8,000 या 8 million बेसिकली अमाउंट बन जाएगी। तो एक तो हमें ये रिकॉर्ड करना है। दूसरी बात यह है कि हमें प्रोविजन रिकग्नाइज करनी है। तो प्रोविजन रिकग्नाइज करने के लिए हमें रिसीवेबल और ओपनिंग बैलेंस को ज़रा देखना पड़ेगा ट्रायल से। तो रिसीवेबल का बैलेंस है 61400, और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का बैलेंस है 5000 ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो इसको यूज़ करते हुए हम जो कैलकुलेशंस कर सकते हैं, सबसे पहली बात ये कि हमारी क्लोजिंग प्रोविजन क्या होगी। तो जो हमने बैड डेट कर दी है वो लेस करके 6% लेते हैं। 61400 रिसीवेबल जो ट्रायल में गिवन है, 8000 का बैड डेट रिकॉर्ड किए, तो जो बाकी बच गया उसका 6% बनता है 3204। ओपनिंग जो बैलेंस है प्रोविजन फॉर बैड डेट का वो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, दैट इज़ 5000। तो यहाँ पर हमें ये बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है कि हमारी जो प्रोविजन है वो कम हो रही है, तो उसका रिवर्सल रिकॉर्ड होगा बाय
1796,000। तो इसके जो इम्पैक्ट्स हैं उनको हमने स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम में भी इनकॉर्पोरेट करना है, और फिर करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स में भी देखते हैं। तो ये जो दो बैड डेट और रिवर्सल ऑफ डाउटफुल डेट हमने कैलकुलेट किया है, इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। सो स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम में आकर हम बात करें तो ये एडमिन एक्सपेंस में चार्ज होने चाहिए, तो बैड डेट रिकॉर्ड कर लेंगे 8,000, और रिवर्सल ऑफ डाउटफुल डेट रिकॉर्ड कर लेंगे 1796। ये रिवर्सल है तो ये लेस होगा एक्सपेंसेस में से। इसके बाद बात करते हैं करंट टैक्स की। तो करंट टैक्स के अंदर जो रिवर्सल ऑफ डाउटफुल डेट प्रोविजन है, वो टैक्स अथॉरिटीज़ तो डाउटफुल डेट्स को नहीं मानती, तो ना उनके रिवर्सल को मानती हैं ना इंक्रीज़ को मानती हैं। तो बेस्ड ऑन दैट 1796 जो है, जो हमने इनकम बनाया होगा, टैक्स अथॉरिटीज़ उसको इनकम नहीं मानती, तो वो इनकम में से इसको लेस बैक करती हैं। फिर हम आ जाते हैं अपनी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पे या बैड डेट्स पे। तो उस पर हमारा कैरिंग अमाउंट डिफरेंट है, और टैक्स बेस तो ज़ीरो ही होती है क्योंकि टैक्स अथॉरिटीज़ उसको नहीं मानती। तो हमारा डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस राइज हो जाएगा 3204 का। तो ये डेफर टैक्स के अंदर भी इम्प्लीकेशन आ गई। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि लॉन्ग टर्म लोन ऑफ ₹75 मिलियन वाज ऑब्टेन्ड ऑन 1 जनवरी 2016। तो ये क्वेश्चन में के मुताबिक स्टार्ट ऑफ द ईयर है, टू फाइनेंस द कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है और साल के शुरू से चल रहा है, अभी भी वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के तौर पर आ रहा है, तो यस इट सीम्स लाइक क्वालिफाइंग एसेट। HL capitalizes the finance cost on such loan in accordance with IAS 23, that's okay. However, the financial charges are admissible as an expense under the tax law। तो जो अकाउंटिंग के हिसाब से ट्रीटमेंट है वो तो ठीक है, हमें अपनी स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम में कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, करंट टैक्स डेफर टैक्स पर जो फ़र्क पड़ेगा उसको देख लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर बैलेंसेस भी देख लेते हैं कि ऊपर लोन का बैलेंस क्या आ रहा है। तो 75 मिलियन ही आ रहा है और रेट 10% है, तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में इंक्लूडेड है। तो अकाउंटिंग के अंदर यानी हमें स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम में किसी एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, हमें करंट टैक्स और डेफर टैक्स में एडजस्टमेंट करनी है। कैसे? एक तो ये कि टैक्स अथॉरिटीज़ जो हैं वो इस बोरिंग कॉस्ट को अलाउ कर रही हैं, यानी हमने कैपिटलाइज किया लेकिन वो इसको एसेट नहीं मानती, वो इसको एक्सपेंसिव मानती हैं, वो हमें डिडक्शन अलाउ कर देंगी ऑफ, कैलकुलेशन कर लेते हैं 10% के हिसाब से, दैट वुड बी 7500। तो ये डिडक्शन मिल जाएगी। अब इसका इम्पैक्ट ये आएगा कि जो हमने बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज की हुई है, वो हम तो कैरिंग अमाउंट उसकी कह रहे हैं कि 7500 है, लेकिन टैक्स अथॉरिटीज़ उसको नहीं मान रही। टैक्स अथॉरिटीज़ ने तो उसका एक्सपेंस अलाउ कर दिया, तो उनकी नज़र में फ्यूचर डिडक्टेबल अमाउंट ज़ीरो है, तो टैक्स पे ज़ीरो हो गई, जिससे हमारे पास टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस राइज हो जाएगा 7500 का। इसके बाद इंफॉर्मेशन नंबर 6 देखते हैं। So HL sells goods with a 1 year warranty, and it is estimated that warranty expenses are 3% of annual sales. Actual payments during the year against warranty claims of the product sold during current and previous years were 2.5 million, यानी current year की 2.5 million और last year की 8 million. Respectively, these have been debited to administrative expense. अच्छा, जहाँ तक तो बात है कि वारंटी का एक्सपेंस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में चार्ज कर दिया है तो दैट्स फाइन, बट ये क्लासिफिकेशन यानी एक्सेप्टेबल है, लेकिन जो अमाउंट चार्ज की हुई है वो गलत है। जो अमाउंट आपने पे की है उसको एक्सपेंस के तौर पे चार्ज कर देना गलत है, आपको इसको एक्रूवल बेसिस पर रिकॉर्ड करना चाहिए। तो इस सिलसिले में ज़रा देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस में हमारे पास रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन क्या है। तो ट्रायल बैलेंस में एक तो हमारे पास सेल्स की वैल्यू है जिसका 3% से हम करंट ईयर की जो सेल्स है उस पर प्रोविजन कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा प्रोविजन फॉर वारंटी 10,000 की है।
तो ये दो रेलिवेंट फिगर्स हैं और इनको यूज़ करते हुए हम अपनी एडजस्टमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ओपनिंग की बात करें तो जो लास्ट ईयर का बैलेंस आ रहा है दैट इज़ 10,000। उसमें से जो पेमेंट है वो हमें ये बताई हुई है 8 मिलियन की है। तो रिवर्सल हो जाना चाहिए बाकी 2,000 का। तो आपने प्रोविजन 10,000 की बनाई हुई थी, वो 8,000 में सेटल हो गई क्योंकि वारंटी तो 1 ईयर की है। 1 ईयर गुजर गया, उसके बाद तो एक्सपायर हो गई। तो जो बाकी 2,000 और इनफैक्ट फिगर इन थाउजेंड है तो 2 मिलियन की जो अमाउंट है वो आपको रिवर्स कर देनी चाहिए प्रॉफिट और लॉस में। तो ये तो हो गया लास्ट ईयर का। अब देखते हैं करंट ईयर का। इस साल का जो चार्ज है वो होगा हमारा सेल्स का 3%, दैट वुड बी 6042। और इस साल में हमने जो पे कर दिया है वो अगर लेस कर दें 2.5 मिलियन तो बाकी बच जाता है 3542, जो कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए प्रोविजन का। तो हमारा जो है प्रोविजन फॉर वारंटी का क्लोजिंग बैलेंस भी निकल आया। अब इशू ये है कि प्रॉफिट और लॉस में एडजस्टमेंट कितनी की जाए। अगर हम बात करें कि सही एक्सपेंस रिकॉर्ड करें प्रॉफिट और लॉस में तो कितना रिकॉर्ड करना चाहिए, तो सही एक्सपेंस रिकॉर्ड करें तो इस साल का 6042 और पिछले साल का रिवर्सल है 2,000 का, इन दोनों को नेट कर दें तो अमाउंट बनती है 4042। अब जो इनकरेक्ट रिकॉर्ड किया हुआ है उन्होंने, ठीक है, एक्चुअल पेमेंट्स जो हैं वो डेबिट कर दी हैं एडमिन एक्सपेंस को 2.5 मिलियन एंड 8 मिलियन। तो जो इनकरेक्ट आपने पेमेंट बेसिस पे रिकॉर्ड कर दिया है दैट इज़ 10,500। तो अगर एडजस्टमेंट की बात करें तो 6458 से ज़्यादा, गलती से ज़्यादा एक्सपेंस बना दिया, उसको रिवर्स करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी इम्प्लीकेशंस आती हैं। एक तो ये कि हमें ज़ाहिर बात है प्रॉफिट और लॉस में जो एक्सपेंस है वो ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ हुआ है उसको रिवर्स करना है। बाकी जो टैक्स में इम्पैक्ट्स हैं उनको भी इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो हम एडमिन एक्सपेंसेस में जो वारंटी एक्सपेंस की एडजस्टमेंट अभी हमने कैलकुलेट की वर्किंग 5 की बेस पर, उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। दैट इज़ 6458 से हमें कम करना है एक्सपेंस को, ज़्यादा चार्ज कर चुके हैं हम। अच्छा, अब बात करते हैं टैक्स की। तो टैक्स में पहली बात तो ये कि जो हमारा एक्सपेंस बनता है वो तो टैक्स अथॉरिटीज़ नहीं मानेंगी, वो ऐड बैक हो जाएगा। जो हमारा एक्सपेंस बनता है सही वो बनता है 4042 जैसा हमने वर्किंग 5 में कैलकुलेट किया। और टैक्स अथॉरिटीज़ तो पेमेंट बेसिस पर अलाउ करेंगी तो वो हमें डिडक्शन अलाउ हो जाएगी, वो हम लेस कर देंगे। दैट वुड बी 10,500। तो जो काउंटिंग में गलत किया हुआ था वो टैक्स के लिए सही था। डेफर टैक्स की बात करें तो जो प्रोविजन फॉर वारंटीज़ हैं क्योंकि वो पेमेंट बेसिस पर अलाउ हो रही हैं तो टैक्स अथॉरिटीज़ उनको नहीं मानती। तो हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है 3542 का, टैक्स बेस उसकी ज़ीरो होगी और डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस राइज हो जाएगा 3542। दैट ब्रिंग्स अस टू पॉइंट नंबर 7 कि ऑन 1 जनवरी 2016 साल का शुरू है, HL स्टार्टेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क फॉर अ न्यू प्रोडक्ट ऑन 1 मई 2016। द recognition criteria of capitalization of internally generated asset was met। तो 4 महीने जो क्राइटेरिया था वो मेट नहीं हुआ था। 4 महीने का तो एक्सपेंस बनना चाहिए, फिर कैपिटलाइजेशन शुरू होगी। द प्रोडक्ट वॉज लॉन्च्ड ऑन 1 नवंबर। इसका मतलब है कि अक्टूबर तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट चली, तो टोटल 10 महीने चली। HL incurred ₹20 million from commencement of research and development work till launching of the product, यानी जनवरी से अक्टूबर तक। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट यूजफुल लाइफ ऑफ दिस न्यू प्रोडक्ट विल बी 20 years। इस पर हम इसकी अमोर्टाइजेशन चार्ज कर देंगे। इट मे बी अज्यूम दैट ऑल कॉस्ट एक्रूड इवनली ओवर द पीरियड, यानी हम मंथ वाइज रिसर्च और डेवलपमेंट को सेपरेट कर सकते हैं। ऑन 31 December 2016 रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर वाज 10 मिलियन।
अब ये ईयर एंड है। फॉर टैक्स पर्पजेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट आर अलाउड टू बी अमोर्टाइज्ड ओवर 10 ईयर्स। अब काफ़ी सारे इश्यूज रेज हो रहे हैं, तो वन बाय वन ज़रा इन इश्यूज को देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जो टोटल अमाउंट इनकर हुई थी वो 20 मिलियन थी, और वो आपने चार्ज कर दी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। अब इसमें से जो रिसर्च एक्सपेंस बनना चाहिए वो जनवरी से मई तक 4 महीने बनते हैं, और जनवरी से 1 नवंबर तक 10 महीने बनते हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर का 10 महीने में से 4 महीने का हिस्सा अगर निकालते हैं हम, तो 20,000 का 4/10 हमारे पास बनेगा 8,000। तो रिसर्च एक्सपेंस बनना चाहिए था 8 मिलियन का, और बाकी जो 12 मिलियन हैं वो डेवलपमेंट कॉस्ट के तौर पर कैपिटलाइज हो जाने चाहिए। लेकिन अब डेवलपमेंट कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन अमोर्टाइजेशन होनी चाहिए। अमोर्टाइजेशन जो होगी तो उसके लिए लाइफ दी हुई है 20 ईयर्स, और नवंबर में काम शुरू हुआ है तो नवंबर और दिसंबर 2 महीने हैं। तो 20 ईयर्स की बेस पर 2 मंथ की अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करें तो दैट इज जस्ट 100। इसका मतलब है कि हमारे पास जो उसकी कैरिंग अमाउंट आ जाएगी दैट वुड बी 11.9 मिलियन। बट फिर हमें ईयर एंड पर रिकवरेबल अमाउंट दी हुई है दैट इज 10 मिलियन। तो रिकवरेबल अमाउंट क्योंकि कम है तो इसका मतलब है इम्पेयरमेंट हो गई, और इम्पेयरमेंट लॉस हमारे पास फिर कैलकुलेट हो जाएगा ऑफ 1.9 मिलियन। तो यहाँ पर बहुत सारी इम्प्लीकेशन है, यानी हमें यह समझ में आ रहा है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में 20 मिलियन गलत लिखे गए थे, वहाँ से निकाल देने चाहिए। रिसर्च के अंदर 8 मिलियन डालने चाहिए, डेवलपमेंट की अमोर्टाइजेशन चार्ज होनी चाहिए, डेवलपमेंट की इम्पेयरमेंट चार्ज होनी चाहिए। और फिर टैक्स के इफेक्ट के लिए भी हम ये देखेंगे कि टैक्स में रिसर्च एंड डेवलपमेंट दोनों मिलाकर, यानी वो तो पूरे 20 को मानते हैं, वो मिलाकर ओवर 10 ईयर्स वो रिकग्नाइज कर रहे होंगे। तो इन सारी चीज़ों के इम्पैक्ट्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं। पहली बात हम देखते हैं कि जी कॉस्ट ऑफ सेल्स में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर डालना गलत था, तो यहाँ से हम उसको निकाल देते हैं। दूसरी बात यह है कि रिसर्च एक्सपेंस एडमिन एक्सपेंस में तो रिकॉर्ड होना चाहिए था, तो वो हम रिकॉर्ड कर देंगे 8 मिलियन। फिर अमोर्टाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट है 0.1 मिलियन की, वो रिकॉर्ड कर देंगे। और फिर इम्पेयरमेंट है डेवलपमेंट कॉस्ट की, तो वो भी रिकॉर्ड कर। अब टैक्स में इसके इम्पैक्ट देखते हैं। तो टैक्स के परस्पेक्टिव से जो हमने रिसर्च एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है टैक्स अथॉरिटीज़ उसको नहीं मानेंगी, तो ऐड बैक हो जाएगा। जो हमने अमोर्टाइजेशन हमने चार्ज किया उसे भी टैक्स अथॉरिटीज़ नहीं मानेंगी। जो हमने अमोर्टाइजेशन चार्ज इम्पेयरमेंट चार्ज किया उसे भी टैक्स अथॉरिटीज़ नहीं मानेंगी। तो ये तो जो हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है वो ऐड बैक हो जाएगा। टैक्स अथॉरिटीज़ क्या अलाउ करेंगी? टैक्स अथॉरिटीज़ अलाउ करेंगी 20 मिलियन को ओवर 10 ईयर्स, तो वो हमें अलाउ कर रही होंगी 2 मिलियन, तो वो हमें डिडक्शन के तौर पर मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसकी डेफर टैक्स इम्पैक्ट पे। तो जो हमारा डेवलपमेंट कॉस्ट का एसेट है हमारे हिसाब से तो वो उसकी जो रिकवरेबल अमाउंट है जिस पर हम उसे शो कर रहे हैं दैट इज़ 10 मिलियन। टैक्स अथॉरिटीज़ ने जस्ट 2 मिलियन की जो है जिस तरह से ये बताई हुई है अमोर्टाइजेशन अलाउ किया है, तो 20 में से 2 अलाउ कर दी, उनकी नज़र में ये 18 मिलियन का है। तो 8 मिलियन का हमारा डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस राइज हो जाए। सो अब हमारे पास क्वेश्चन में 30% टैक्स रेट गिवन है। इस 30% टैक्स रेट को जहन में रखते हुए हम क्वेश्चन को जहाँ तक अब कंक्लूड कर सकते हैं वो करेंगे। तो पहले स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास
जो कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर है वो अब कैलकुलेट हो सकती है सारे प्लस माइनस के बाद, दैट इज़ 88,164। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालेंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। एडमिन एक्सपेंसेस की वर्किंग का हम टोटल कर लेते हैं, 48,632, तो ये ऊपर मेंशन कर देंगे। और इससे हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, दैट इज़ 64,611। अभी हमारे पास टैक्स की फिगर नहीं है क्योंकि वो पार्ट बी से कैलकुलेट होगी, बट वी नो दैट अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम उस पूरे क्वेश्चन में नहीं थी तो वो ज़ीरो होगी। तो हम टैक्स की तरफ चलते हैं 64,611 की फिगर को लेकर, और फिर बाकी जो चीज़ें हैं वो हम टैक्स की फिगर दोबारा इनकॉर्पोरेट करके स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम की तरफ आएंगे। सो अकाउंटिंग प्रॉफिट हमें पार्ट ए से मालूम हो गया 64,611। तो ये सारी फिगर्स जो हैं हमारे पास, इनका हम टोटल कर लेते हैं। 58,422 ये हमारी टैक्सेबल बिजनेस इनकम है। इस पर हमने जो लगाना है वो टैक्स रेट सिंपली लगाना है, जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन है 30% का। तो हमारे पास करंट टैक्स आ जाएगा 17,527। ये करंट टैक्स हम ऊपर मेंशन कर देते हैं। इसके बाद डेफर टैक्स की बारी आती है। तो डेफर टैक्स में हम तमाम आइटम्स की कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस वगैरह कैलकुलेट कर चुके हैं। तो बेस्ड ऑन दिस हम देखते हैं कि हमारे पास टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस ज़्यादा है, क्योंकि ख़ास तौर पे ये अमाउंट काफ़ी बड़ी है जो पहली प्लांट एंड मशीनरी पर है। तो नेट करते हैं तो हमारे पास जो नेट में टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस ज़्यादा है वो हैं 74,939 के। इनको हम टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, विच इज़ 30%, और हमारे पास फिगर आ जाएगी 22,482। ये फिगर डेफर टैक्स लाइबिलिटी की क्लोजिंग फिगर है। इसमें से हमें लेस करना है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस ट्रायल में गिवन है 25,125 का। तो ये लेस कर देंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। अब हमारी क्योंकि डेफर टैक्स लाइबिलिटी कम हो रही है, ओपनिंग बैलेंस ज़्यादा था, क्लोजिंग बैलेंस कम है, तो हमारा ये डेफर टैक्स एक्सपेंस में रिडक्शन है, क्रेडिट है बेसिकली। तो 2643 से हमारी डेफर टैक्स इनकम रिकॉर्ड हो जाएगी, ये भी हम मेंशन कर देते हैं। तो टोटल हमारे पास आ जाता है 14,884, जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर मेंशन कर देंगे। तो हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर की फिगर आ जाएगी 49,727, और यही फिगर हमारी टोटल कम्प्रिहेंसिव इनकम की फिगर होगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम नहीं है। तो जो दो रिक्वायरमेंट थी कि हम स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम बनाएं और उसमें हम करंट टैक्स और डेफर टैक्स कैलकुलेट करें, वो दोनों इस क्वेश्चन के अंदर हमने कंप्लीट कर दी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।